नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 15 जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिल्डिंग लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज इन विच सिटी। तो आप सभी ने आंसर महाराष्ट्र का नागपुर दिया था और महाराष्ट्र का नागपुर ही बिल्कुल सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक ये क्वेश्चन है, हुज नेम्ड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून इन मेन। मेन की कैटेगरी में किसको आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया जून के लिए? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है, इंग्लैंड के बेहतरीन प्लेयर हैं, इनका नाम है जॉनी बेस्टो। जॉनी बेस्टो को अवार्ड मिला है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वुमेन की बात की जाए तो वुमेन में मैरिजाने कैप को, जो कि साउथ अफ्रीका की बेहतरीन बैट्समैन हैं, उनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। आपको इस अवार्ड के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। आईसीसी ने इस अवार्ड को, किस अवार्ड को, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड को लास्ट ईयर 2021 में जनवरी से स्टार्ट किया है, जिसमें पहला जो अवार्ड जनवरी में मिला था वो भारत के ऋषभ पंत, जो कि विकेट कीपर है, उनको, और साउथ अफ्रीका के वुमेन टीम की बॉलर है, उनका नाम है इस्माइल गिल, इनको प्राप्त हुआ था। अब ये दूसरा साल चल रहा है, दूसरे साल का जून चल रहा है जिसमें ये अवार्ड प्राप्त हुआ। मतलब जुलाई चल रहा है लेकिन जून के लिए ये अवार्ड अभी अनाउंस हुआ है। आईसीसी की बात की जाए तो इसको फॉर्म किया गया था 1909 में। ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन है, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और जियोफ एलार्डिस इनके सीईओ हैं। हेडक्वार्टर इसका दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। आगे बात करें तो यहाँ पर मैंने इस साल के जो विनर है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के, वो मैंने यहाँ पर लगा दिए। आपके लिए इम्पॉर्टेंट कौन है? तो इम्पॉर्टेंट में हो जाएगा मेंस में श्रेयस अय्यर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत से बिलोंग करते हैं और इनको फरवरी मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मेन में दिया गया। और बाकी नाम आप बस एक बार देख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस मंथ का जो अवार्ड है जॉनी बेस्टो को मिला और वुमेन में मैरिजाने कैप को मिला। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर बना है उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भागवानी देवी 94 ईयर की हैं। 100 मीटर की स्प्रिंट में ये फिनलैंड में ऑर्गेनाइज कराई गई गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया। भारत के हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। फरारी चलाने वाले चार्ल्स लेक्लेयर ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। विंबलडन जो कि 2020 हो गया है समाप्त, इसमें नोवाक जोकोविच ने जीत दर्ज की है। 36वें नंबर का नेशनल गेम गुजरात में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। कार्लोस सेज, ये स्पेन के प्लेयर हैं, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को इन्होंने जीता है। जसप्रीत बुमराह 29 रन इन्होंने अपने बैट से बनाए हैं और ब्रायन लारा का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डायमंड लीग कंपटीशन में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में अलग ही रिकॉर्ड बना दिया और इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। अडानी स्पोर्ट्स लाइन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को स्पॉन्सर करेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, जापान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड कन्फर्ड टू हुम। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर होगा, इनका नाम है नारायणन कुमार को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नारायणन कुमार भारत और जापान के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको बेहतर करने में अहम योगदान इन्होंने निभाया है, जिसकी वजह से इनको यह अवार्ड प्राप्त हो रहा है। इनके बारे में बात करें, सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं।
ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया। दूसरा है पल्लवी सिंह, जिनको मिस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज कराया गया, वो अवार्ड इनको प्राप्त हुआ, मतलब वो इनको क्राउन मिला है। गीता गोपीनाथ फर्स्ट वुमेन बनी जिनको IMF वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में इनको रिप्रेजेंट किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इनके नाम पर एक अवार्ड अनाउंस किया गया। मेरिना वियाज़ोव्स्का, जो कि यूक्रेन की मैथमेटिशियन है, इनको फील्ड मेडल प्राप्त हुआ है मैथ की फील्ड में। इसको नोबल कहा जाता है मैथ का। माइकल पूनावाला, जो कि शिरोमणि अवार्ड प्राप्त करने वाले बने हैं। कर्नाटका की सिनी शेट्टी, जिनको फेमिना मिस इंडिया का खिताब प्राप्त हुआ। यूके की पार्लियामेंट ने कनुजा नाशेरी को आयुर्वेदा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। अशोक सूता को CII क्वालिटी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं और करंट अफेयर की वीडियो पूरा देखा कीजिए, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा एग्ज़ाम में आपको पता होगा क्या रिज़ल्ट देता है, तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं प्राप्त करना है, आपको बेहतर रिज़ल्ट प्राप्त करना है। इसीलिए रेगुलर अगले 6 महीने जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, एग्ज़ाम होने से 10 दिन पहले बेशक छोड़ दीजिएगा, लेकिन तब तक रिपीटेड देखना है आपको, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल सके। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच सिटी वॉज नेम्ड ऑन द टाइम्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस 2022। तो इनमें से किस शहर को टाइम्स के द्वारा वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस का खिताब मिला है? तो आंसर हो जाएगा किसको, ये मिला है अहमदाबाद को। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। केरला और अहमदाबाद, स्टेट में बात की जाए तो केरला, और अगर सिटी में बात की जाए तो अहमदाबाद को यूनेस्को के द्वारा बेस्ट सिटी का टैगलाइन मिली है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यूनेस्को की यहाँ बात हुई है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको फॉर्म किया गया था 1945 में। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और हेड है इसके एंड्रो अजोले। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है WEF जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी हुई। व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया? भारत की इसमें रैंक क्या रही? आंसर होगा भारत की बहुत ख़राब रैंक रही 148 कंट्रीज़ में। अब समझ सकते हैं, एक तो ऑप्शन कट गया, इसमें भारत की रैंक 135 रही। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। टोटल यहाँ पर 146 कंट्रीज़ थे, माफ़ कीजिएगा 148 बोल दिया, 146 कंट्रीज़ थे, जो कि सबसे ख़राब पोजीशन अफ़गानिस्तान की है और भारत की इसमें 135 रैंक है, वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। ध्यान रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। भारत के जो नेबर हैं उनकी भी कंडीशन इनसे बेहतर है। जैसे श्रीलंका में सबसे ख़राब कंडीशन अभी चल रही है, उसके बावजूद भी वहाँ की रैंक ठीक है। मालदीव की ठीक है, भूटान की भारत से ठीक है, और यहाँ पर बस पाकिस्तान पर हम खुश हो सकते हैं, क्योंकि हम यही कर सकते हैं। पाकिस्तान पर हमेशा खुश हो जाएंगे, अपनी रिपोर्ट कितनी भी ख़राब हो रही है बस कंपेयर करना है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से खुश हो सकते हैं कि हाँ उनसे अच्छी है। बाकी सारे पड़ोसियों से हमारी रैंक ख़राब है। बात की जाए, इसमें 4 डायमेंशंस को लिया गया है। कौन कौन सी डायमेंशंस हैं? तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इन 4 डायमेंशंस को लिया गया है इस रैंक को जारी करते समय। आइसलैंड की बात करें तो दुनिया की सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया जेंडर इक्वलिटी में कंट्री है। यहाँ पर रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है अर्बन मिशन डेल्टा रेटिंग में झारखंड जून के लिए बेस्ट रहा।
इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.80% इंक्रीज कर रही है। हरियाणा और राजस्थान इसमें टॉप पर है। उड़ीसा ने अपने यहाँ पर बहुत बढ़िया से इम्प्लीमेंट किया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को, याद रखना है। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी हुई जिसमें गुजरात, कर्नाटका बेस्ट परफॉर्मर निकले हैं। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में मुंबई टॉप पर रहा। वैसे तो बेंगलुरु रहता है लेकिन इस बार मुंबई टॉप पर रहा है। मुंबई और दिल्ली, इन दोनों के कंपेयर में मुंबई फॉरेनर के लिए, जो बाहर से विदेशी भारत में आते हैं, उनके लिए मोस्ट कॉस्टियर सिटी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट में भारत की रैंक 4th रही। ऊकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंक 115 रही इंटरनेट की स्पीड के मामले में। इंडिया 3rd रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन में रहा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच इज़ द वेन्यू ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल मिनिस्टर। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर की जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो ये सम्मेलन है ये ऑर्गेनाइज हुआ कहाँ पर? बेंगलुरु में। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इसको लॉन्च की यहाँ इसको हेड कौन कर रहे थे? तो आंसर हो जाएगा इसको नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसको हेड किया जा रहा था। याद रखना है, फार्मर्स की जो कंडीशन है, फार्मर्स की जो इनकम है, उसको बेहतर करने के लिए इस बैठक का ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें अलग अलग मेथड्स निकाले गए हैं जिससे जो फार्मर्स हैं हमारे भारत देश के, उनकी कंडीशंस को बेहतर किया जा सके। अब वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है उसके बारे में आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट गवर्नर अनवील बुक द मैकमोहन लाइन। आपको पता होगा मैकमोहन लाइन कहाँ की है? आप कहोगे चाइना और भारत के बीच की जो लाइन बनती है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, ठीक है। तो द मैकमोहन लाइन नाम की एक बुक रिलीज़ हुई, किस स्टेट के गवर्नर ने रिलीज़ की है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के गवर्नर अर्लेकर साहब जी के द्वारा, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर साहब जी के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। इस पूरी बुक का नाम है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। याद रखना है, इस बुक को बहुत इम्पॉर्टेंट करके आप लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। रिसेंटली में जो बुक रिलीज़ हुई उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, मीनाक्षी लेखी ने स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों, इस बुक को रिलीज़ किया। अगली बुक है प्रार्थना बत्रा जी के द्वारा लॉन्च की गई गेटिंग द ब्रेड। अगला है विश्वनाथन आनंद जी के ऊपर एक बुक लिखी गई माइंड मास्टर। सोनू फोगाट की बुक है अष्टांग योगा। RN भास्कर जी की बुक है गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। राम बहादुर राय जी की बुक है भारतीय संविधान अनकही कहानी। धर्मेंद्र प्रधान जी की बुक है, मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी की बुक नहीं है, इन्होंने रिलीज़ की है, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने लोकतंत्र के स्वर एंड द रिपब्लिक एथिक, इसको रिलीज़ किया है, द रिपब्लिकन एथिक। याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट टाई अप विद यूनिसेफ फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट। तो हमारा स्टेट है या कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसने यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेशन किया है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को स्टूडेंट्स के लिए डेवलप कर सके? आंसर होगा दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार और यूनिसेफ यहाँ मिलकर स्टूडेंट के अंदर नई स्किल डेवलप करेंगे और जो उनके पास स्किल है उसको बेहतर करेंगे और मार्केट में उनको उतारेंगे, जिससे कि उनको जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है उनकी बढ़ सके, उनकी जो परसेंटेज है सक्सेस होने का वो बढ़ सके। इसीलिए दिल्ली सरकार में दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी और यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के माध्यम से ये दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं और जो युवा नाम का एक स्कीम है चला रहे हैं, जिसमें
स्टूडेंट की जो स्किल है वो बेहतर की जाएगी, बेहतर करके उनको मार्केट में उतारा जाएगा, जिससे वो सक्सेस हो सके करियर में आप अपने आगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जॉब ही नहीं मिलती जब वो स्कूल कॉलेजेस से निकल जाते हैं। रीज़न क्या है? स्कूल कॉलेजेस में उस तरीके की चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। ये अभी भी सच है, जो तरीके की चीज़ें मार्केट को रिक्वायरमेंट है, अब उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन बच्चे वही कर रहे हैं, बुक रट रहे हैं, उससे थोड़ी ना होता है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जाकर रियल लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं। मैं स्कूल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। हम लोगों को अभी सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। यहाँ पर अपनी स्किल भी हम इसी तरीके से डेवलप कर रहे हैं। तो यूनिसेफ की बात की जाए तो इसको फाउंड किया गया था 1946 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके डीजी हैं कैथरीन एम रसल। मेंबरशिप 192 देशों के पास है। आगे बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी को का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था स्मृति ईरानी जी के द्वारा। लेकिन अब इनके पास कपड़ा मंत्रालय तो रहा नहीं। जब कपड़ा मंत्रालय रहा नहीं तो पीयूष गोयल जी के पास आ गया है। तो पीयूष गोयल जी ने इसे इनॉग्रेट किया। कहाँ? हरियाणा के पंचकुला में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे इस समय पर मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा, जिनका नाम श्री पीयूष गोयल जी है, उनके द्वारा इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला में इसको लॉन्च किया गया। याद रखना है 2016 में स्मृति ईरानी जी के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। लेकिन अब वो कपड़ा मंत्रालय नहीं है उनके पास। अब उनके पास महिला एंड बाल विकास मंत्रालय है। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ लीड इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम फॉर अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो आने वाले राष्ट्रमंडल खेल हैं उसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम को नेतृत्व करेंगी कौन? इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। बहुत बेहतरीन प्लेयर है T20 की। तो अब ये कॉमनवेल्थ गेम में भारत को लीड करने वाली हैं। आपको पता होगा 1998 से 2022 में क्रिकेट दोबारा से कॉमनवेल्थ में खेला जाएगा, जिसमें भारत की टीम को लीड करने वाली है हरमनप्रीत कौर। और ये जो फॉर्मेट होगा ये T20 का फॉर्मेट होगा। आपको ये भी बात ध्यान रखनी है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आगे बात करें आज के क्विज की, तो AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच एयरपोर्ट इज बीइंग बिल्ड एज नेशनल फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस एयरपोर्ट को बना दिया है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट? आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर डिटेल में आंसर देना है, जिससे कि आपको याद करने की कैपेसिटी बढ़े, आपका जो माइंड है वो चारों तरफ घूमे। डिटेल में आंसर देंगे तभी घूमेगा। आप एक लाइन में आंसर देकर चले जाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो डिटेल में आंसर दीजिएगा, जिससे कि आपका दिमाग काफ़ी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल पाए। कुछ बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच पाए। धन्यवाद।